आज के व्याख्यान में हम राजस्थान में मराठा प्रसार की प्रकृति और उसके परिणामों का अध्ययन करने जा रहे हैं। शिवाजी के द्वारा स्थापित मराठा स्वराज्य 1718 ईस्वी में मुगल सम्राट रफी उद दरजात के समय में मान्यता प्राप्त करने में सफल हुआ। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में मराठाओं का उत्तर भारत में प्रसार हुआ और वे मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका प्रतिरोध मुगल सम्राट के द्वारा भरसक किया जा रहा था। मालवा में मराठों की घुसपैठ राजस्थान में भी उनकी घुसपैठ का आधार बनी और मालवा से लगते राजस्थान के क्षेत्रों, हाड़ौती और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों को मराठों के सर्वप्रथम धावों का सामना करना पड़ा। मेवाड़ और कोटा स्टेट ने 1724, 1728, 1729 ईस्वी में मराठों के आक्रमणों, धावों और लूट को झेला। ये मराठा धावे राज्यों को आतंकित करने, जिससे कालांतर में उन्हें अपने प्रभाव में लिया जा सके, राजस्व अथवा कुछ क्षेत्रों को लूटने के उद्देश्यों से प्रेरित हुआ करते थे। राजपूत राज्यों के मामलों में प्रथम औपचारिक हस्तक्षेप मराठों का सर्वप्रथम बूंदी राज्य के उत्तराधिकार के संघर्ष में हुआ। उसके पश्चात ये हस्तक्षेप बढ़ते बढ़ते बीकानेर और जैसलमेर के अलावा राजपूताना के समस्त राज्यों में फैल गया। इसने राजपूताना में काफी भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। जिन मराठों से किसी समस्या के समाधान की उम्मीद की जाती थी, वे मराठे स्वयं राजपूताना के राज्यों के लिए ऐसी समस्या बन गए थे जिनका कोई समाधान उनके पास उपलब्ध नहीं था, सिवाय इसके कि वे इसको सहन करते रहते। राजस्थान में मराठा प्रसार की प्रकृति और उसके परिणामों का अध्ययन इस व्याख्यान का विषय है। हम 4 राज्यों का उदाहरण लेकर बूंदी, आमेर, मारवाड़, उदयपुर मराठा प्रसार की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। मराठा प्रसार की प्रकृति को समझने के लिए मराठों का अपना संगठन हमारे ज्ञान में होना जरूरी है। मराठा छत्रपति साहू के अंतर्गत अष्टप्रधान पेशवा प्रशासन में पेशवा सर्वप्रमुख मराठा सरदार होने के साथ साथ उसके अंतर्गत कुछ अन्य मराठा सरदार थे जो कुछ नियमों के अलावा स्वायत्त स्थिति में होते थे। ये मराठा सरदार नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, गुजरात के गायकवाड़ आदि थे। मालवा में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का कार्य पेशवा के द्वारा छत्रपति साहू की अनुमति से मराठा सरदारों को सौंपा गया था। मराठा प्रसार की प्रकृति यही थी। राजस्थान में मराठा प्रसार करने वाले प्रमुख सरदार सिंधिया, होलकर और पेशवा स्वयं थे। इस प्रकार मराठा पेशवा की
और मराठा छत्रपति की अनुमति से नियत किए गए मराठा सरदारों के साथ के द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र को अपने प्रभाव में लाने, लूट खसोट करने अथवा चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता था। राजस्थान के बारे में यह विशेष बात देखने में आती है कि राजपूताना के राज्यों से उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी वसूल नहीं किए, वरन जो राजस्व वसूल किया वह खांडनी के रूप में वसूल किया। कारण यह था कि मराठाओं की भांति राजपूत भी भारत की भूमि की उपज ही माने जाते थे और चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का कार्य उन राज्यों के लिए था जो विदेशी माने जाते थे। इसलिए राजस्थान के राज्यों से उपहार अथवा खांडनी अथवा सैनिक अभियानों के खर्चे के रूप में राजस्व वसूला गया। दूसरी बात ध्यान रखने की यह है कि यद्यपि राजपूताना के अभियान मराठा पेशवा और छत्रपति की अनुमति से होते थे, लेकिन अनेक बार मराठा सरदार पेशवा और छत्रपति के आदेशों का उल्लंघन करके उच्छृंखल भी हो जाते थे और इसका खामियाजा राजपूत शासकों को उठाना पड़ता था। राजस्थान के इन 4 राज्यों में मराठाओं के प्रसार को देखते हुए हम, क्योंकि प्रत्येक राज्य का एक लंबा घटनाक्रम होगा, उसमें मराठा सहायता देने वाले मराठा सरदार होंगे, अनेक अवसरों पर अनेक रूप में उन्होंने सहायता वसूल की होगी। सहायता सैनिक अभियानों के मूल्य के रूप में अथवा दूसरे कारणों से मूल्य के रूप में अथवा ब्लैकमेल करके भी वो पैसे वसूलते थे। इस प्रसार को पढ़ते समय हम सार रूप में इन राज्यों का घटनाक्रम देखेंगे। ये देखेंगे कि प्रत्येक राज्य में मुद्दा क्या था जिसमें मराठों को हस्तक्षेप करने का मौका मिला और मराठों ने जो लूट खसोट की उनका इन राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रत्येक सहायता अथवा प्रत्येक संधि के एवज में ली जाने वाली धनराशि को हम काउंट नहीं कर सकेंगे। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जितना पैसा मराठा सरदारों ने वसूल किया उतना अदायगी करना राजपूत राजाओं के बूते से बाहर की बात थी। सर्वप्रथम हम बूंदी का उदाहरण ले रहे हैं, जिसके उत्तराधिकार के संघर्ष में मराठों का प्रथम हस्तक्षेप हुआ। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने बूंदी के विद्यमान राजा बुद्ध सिंह को हटाकर, जिनसे उनकी बहन का विवाह हुआ था, दलेल सिंह को राजा बना दिया और दलेल सिंह से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस परिवर्तन की उन्होंने मुगल सम्राट से अनुमति भी प्राप्त कर ली। बुद्ध सिंह ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए, बुद्ध सिंह की थोड़े ही समय में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी, जो कि सवाई जय सिंह की बहन थी, ने मल्हार राव होलकर को राखी भेजी और सहायता की याचना की। मल्हार राव होलकर की मदद से वो अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल हुए, लेकिन बुद्ध सिंह का अधिकार स्थायी नहीं रहा और बुद्ध सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे उमेद सिंह ने अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए कोशिशें जारी रखी। इधर बुद्ध सिंह का स्थान उमेद सिंह ने लिया और उमेद सिंह और दलेल सिंह के मध्य बूंदी में उत्तराधिकार के लिए, राज्य पर अधिकार के लिए संघर्ष चला। उधर 1743 ईस्वी में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की मृत्यु के पश्चात ईश्वरी सिंह राजा बने और जयसिंह के 2 पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकार के लिए
संघर्ष चला। इस प्रकार यह संघर्ष आगे आने वाली पीढ़ी में भी हस्तांतरित हो गया और बहुपक्षीय हो गया, क्योंकि उम्मेद सिंह को एक तरफ मराठा सरदार के रूप में मल्हार राव होलकर की सहायता प्राप्त हुई थी, दूसरी तरफ राजपूताना के राज्यों में उसे कोटा के दुर्जनसाल, मारवाड़ के अभय सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय और जयपुर के माधो सिंह की सहायता उपलब्ध हुई। इस प्रकार ये संघर्ष चल रहा था। कोटा के दुर्जनसाल की मदद से उम्मेद सिंह ने दलेल सिंह को एक बार पुनः निकाल दिया और तारागढ़ में शरण लेने के लिए मजबूर किया। हालांकि पुनः वह बूंदी पर अधिकार को स्थायी नहीं रख सका। इधर मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने पक्ष परिवर्तन करके ईश्वरी सिंह के पक्ष में चला गया। ये संघर्ष चल रहा था और मल्हार राव होलकर, जो कि रिश्ते में मामा बन गया था उम्मेद सिंह का, ने उम्मेद सिंह की परवाह करना बंद कर दिया। इधर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में उत्तराधिकार का संघर्ष चला। इसमें मराठा सरदारों ने अलग अलग पक्षों की मदद ली। मल्हार राव होलकर ने माधो सिंह की साइड ली। 1748 ईस्वी में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य बगरू का युद्ध हुआ, जिसमें उम्मेद सिंह ने भी माधो सिंह की मदद की। इस युद्ध के उपरांत ईश्वरी सिंह की पराजय होने के कारण उसे संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। माधो सिंह को 5 परगने दिए गए और उम्मेद सिंह को बूंदी के शासक के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार मराठों के हस्तक्षेप से गुजरते हुए उम्मेद सिंह अपने पिता से प्राप्त बूंदी के राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल हुआ। लेकिन मराठा सरदार की निरपेक्ष प्रवृत्ति का दर्शन यहाँ पर स्पष्ट होता है। उन्होंने न केवल पक्ष परिवर्तन कर लिया, वरन जब उम्मेद सिंह के पास पर्याप्त पैसा नहीं था देने के लिए, ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के नाम पर उससे 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। यह जानकर कि कोटा के दुर्जनसाल उम्मेद सिंह के पक्ष में थे, मराठा सरदारों ने कोटा पर भी आक्रमण किया और कोटा से भी वसूली की। इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण में मुख्य जो प्रवृत्ति नजर आती है वो मराठों की धन उगाहने की प्रवृत्ति नजर आती है। इसके लिए ना तो वो बनाए गए रिश्तों की परवाह करने वाले थे और ना ही पक्ष परिवर्तन की उन्हें चिंता थी। दूसरा उदाहरण हम मारवाड़ का लेते हैं। मारवाड़ में भी उत्तराधिकार के संघर्ष में मराठों को टांग अड़ाने का मौका मिला। जोधपुर के महाराजा अजित सिंह की 1724 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात उनके 2 पुत्रों अभय सिंह और बख्त सिंह में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चला। अभय सिंह अपने राज्यकाल में 1749 ईस्वी तक बख्त सिंह को दूर रखने में कामयाब हुए, लेकिन अभय सिंह के बेटे राम सिंह के समय में बख्त सिंह हावी हो गए। उन्होंने राम सिंह को अपदस्थ कर दिया और 1750 ईस्वी में खुद राजा बन गए। अब क्योंकि राम सिंह से प्रतिरोध की उम्मीद थी, इसलिए दोनों पक्षों ने मराठों की सहायता प्राप्त की। बख्त सिंह ने होलकर सरदार से और राम सिंह ने सिंधिया से मदद प्राप्त की। बख्त सिंह की जल्दी ही मृत्यु हो गई और 1752 ईस्वी में विजय सिंह उनका उत्तराधिकारी बना। अब उत्तराधिकार का संघर्ष विजय सिंह और राम सिंह के मध्य चलने वाला था, क्योंकि पेशवा ने मराठा सरदारों को निर्देशित किया कि प्राकृतिक अधिकार राम सिंह का बनता है, इसलिए उसे राज्य दिलवाना चाहिए। जयाप्पा सिंधिया को उसकी मदद के लिए भेजा। जयाप्पा सिंधिया ने विजय सिंह के खिलाफ संघर्ष चलाया।
लेकिन जयप्पा की हत्या करवा दी गई और उसके बाद उनके पुत्रों जनकोजी और दत्ताजी ने उनकी जगह ली और विजय सिंह के खिलाफ अभियान करते रहे। 1754 से 1756 के 2 वर्षों में उन्होंने पहले मेड़ता में विजय सिंह को हराकर अधिकार किया, उसके बाद नागौर में उनको घेर लिया, जिसका कि घेरा साल भर चला। विजय सिंह दबाव में आकर संधि करने की स्थिति में आ गया। फलस्वरूप फरवरी 1756 ईस्वी में मराठों की मध्यस्थता से विजय सिंह और राम सिंह के मध्य संधि संपन्न हुई। इस संधि में उन्होंने मारवाड़ को 2 भागों में बांट दिया, एक हिस्सा विजय सिंह को, दूसरा राम सिंह को दे दिया गया। अजमेर का परगना, तारागढ़ का किला उन्होंने अपने लिए रख लिया। विजय सिंह से उन्होंने सैनिक अभियान के खर्चे के एवज में 50 लाख रुपए की राशि की मांग की, जिसमें से 25 लाख रुपए उन्हें तुरंत दिया जाना था और बाकी के 25 लाख रुपए उन्हें किस्तों में दिया जाना था। इस प्रकार मराठों के हस्तक्षेप से मारवाड़ के राज्य का विभाजन हुआ। अजमेर उन्होंने स्थायी रूप से अपने प्रभाव में ले लिया और एक इतनी बड़ी राशि मारवाड़ के राज्य पर थोप दी, जिसे मारवाड़ का राज्य कभी अदा नहीं कर सका। इस प्रकार मारवाड़ का राज्य सिंधिया सिंधिया के संरक्षण में चला गया। वे प्रति वर्ष उससे खिराज अथवा खांडनी के रूप में राज्य के राजस्व का एक बड़ा भाग वसूल करते रहे। इस प्रकार मारवाड़ जैसा शक्तिशाली राज्य मराठों के प्रभुत्व में जा चुका था। तीसरा उदाहरण हम जयपुर का लेते हैं। सवाई जयसिंह जब औरंगजेब की मृत्यु हुई दक्षिण भारत में थे। दक्षिण भारत में मुगल शाहजादा आजम था, जिसका पक्ष उन्होंने मुगल शाहजादे आजम मुअज्जम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में लिया, लेकिन मुअज्जम जाजऊ की लड़ाई जीतकर मुगल बादशाह बन गया, जिसका खामियाजा सवाई जयसिंह को आमेर को खोकर भरना पड़ा। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर को खालसा कर दिया। आमेर को खालसा से छुड़ाने और पुनः प्राप्त करने के लिए उसने जोधपुर के महाराजा अभय सिंह, जोधपुर के महाराजा अजित सिंह और मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह द्वितीय से सहायता मांगी। उन्होंने अजित सिंह की पुत्री से विवाह किया और महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी से इस शर्त पर विवाह किया कि चंद्रकुंवरी से उत्पन्न होने वाला राजकुमार ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। इस समय इस शर्त को मानने में जयसिंह को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उस समय तक उनका कोई उत्तराधिकारी उत्पन्न नहीं हुआ था। लेकिन आगे चलकर खींची रानी सूरज कुंवरी से ईश्वरी सिंह पैदा हो गए। पहले माधो सिंह मेवाड़ की राजकुमारी से बाद में उत्पन्न हुए। फलस्वरूप 1743 ईस्वी में ईश्वरी सिंह आमेर के जयपुर के शासक बन गए। माधो सिंह ने अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने नाना जगत सिंह द्वितीय के सानिध्य में संघर्ष छेड़ दिया। इस प्रकार जयपुर में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो गया। दोनों पक्षों ने अलग अलग मराठा सरदारों की सहायता प्राप्त की। इधर कोटा का दुर्जन साल और बूंदी का उमेद सिंह माधो सिंह के पक्ष में थे। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय भी माधो सिंह के पक्ष में थे। मराठा सरदारों में माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर की मदद ली। ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से पेशवा के माध्यम से सहायता प्राप्त की। दोनों पक्षों के मध्य युद्ध हुआ। 1745 से 1747 के 2 युद्धों में ईश्वरी सिंह विजयी हुआ। इस विजय के दंभ में राज्यारोहण के समय उसके द्वारा किए गए वायदे के अनुरूप माधो सिंह को जो क्षेत्र प्रदान करने थे वो भी देने से मना कर दिया। पेशवा इस समय ईश्वरी सिंह के पक्ष में थे, लेकिन कालांतर में
माधो सिंह के पक्ष को देखते हुए वे माधो सिंह के पक्ष में चले गए। पेशवा स्वयं जयपुर आए, ईश्वरी सिंह के खिलाफ अभियान किया। पहले समझौता कराने की कोशिश की, फिर अभियान किया गया। 1748 ईस्वी में बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह परास्त हो गया। मल्हार राव होलकर के माध्यम से ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य में संधि संपन्न कराई गई, जिसमें 5 परगने माधो सिंह को दिए गए। साथ ही बूंदी का राज्य उम्मेद सिंह को दिया गया। होलकर को पर्याप्त धनराशि इनाम के रूप में मिली। क्योंकि इस समझौते के अंतर्गत माधो सिंह और ईश्वरी सिंह दोनों के द्वारा मराठा सरदार होलकर को धनराशि दी जानी थी, इसलिए उस बची हुई धनराशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए होलकर जयपुर की तरफ रवाना हुआ और उस आतंक से घबराकर ईश्वरी सिंह ने दिसंबर 1750 ईस्वी में अपनी 3 रानियों के साथ आत्महत्या कर ली। होलकर ने 10 लाख रुपए के बदले में माधो सिंह को जयपुर का शासक बना दिया, लेकिन बाद में उन्होंने उस धनराशि की मांग भी की जो ईश्वरी सिंह के द्वारा उनको दी जानी थी, और उस धनराशि के अलावा अन्य धनराशि के रूप में जयपुर के 1/3 अथवा 1/4 राजस्व की मांग उन्होंने की। माधो सिंह क्रुद्ध हुआ। मराठों को सबक सिखाने के नजरिए से एक बार जबकि मराठे जयपुर को देखने के लिए परकोटे के भीतर आए, परकोटे के दरवाजे बंद कराकर कत्लेआम शुरू कर दिया गया। 1500 मराठे मारे गए। कुछ मराठे दीवार फांदकर भागने में सफल हुए। उस समय मराठों के पास बदला लेने के लिए पर्याप्त सेना नहीं थी, इसलिए वो उस समय वहां से चले गए। लेकिन कालांतर में सिंधिया, होलकर, पेशवा आदि सरकारों ने राजस्व की मांग से जयपुर को प्रताड़ित किए रखा। इस प्रकार जयपुर का राज्य भी मराठों के प्रभाव में चला गया। मेवाड़ का राज्य पहला ऐसा राज्य था जिसको मराठों का आतंक झेलना पड़ा था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और सवाई जयसिंह से पत्र व्यवहार करके इस समस्या का समाधान करने के संबंध में कदम उठाने का निवेदन किया। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा जगत सिंह द्वितीय के नेतृत्व में 1734 का हुरडा सम्मेलन हुआ, लेकिन यह सम्मेलन असफल हो गया। आगे आने वाले समय में मेवाड़ के उत्तराधिकार के मामलों में भी मराठों, खासतौर से महादजी सिंधिया के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। मेवाड़ के अंदरूनी झगड़ों में एक नया पहलू था, वह यह था कि मेवाड़ के सामंत भी किसी न किसी कारण से अपने शासक से असंतुष्ट रहा करते थे और सामंत सरदारों, सक्तावतों और चुंडावतों में भी प्रतिस्पर्धा थी। तो सामंतों के आपसी झगड़ों को निपटाने अथवा सामंतों के मेवाड़ के महाराणा के साथ झगड़ों का निपटारा करने में मराठे हस्तक्षेप करने लगे और अनियंत्रित धनराशि वसूल करने लगे। इस तरह से मेवाड़ का राज्य मराठों के प्रभुत्व में गया। आगे चलकर मेवाड़ के इतिहास में ऐसी शर्मनाक घटना हुई जिसने राजपूतों के और मेवाड़ के राजवंश के सारे गौरव को धूमिल किया। मराठों के सहयोगी के रूप में पिंडारी सैन्य अभियानों में भाग लिया करते थे। अमीर खान पिंडारी होलकर सरदारों के चले जाने के बाद भी राजस्थान में अपना प्रभाव बनाए रखा। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का टीका जोधपुर के महाराजा को दिया गया था। जोधपुर के महाराजा भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात मान सिंह शासक बने और मान सिंह ने कृष्णा कुमारी का विवाह स्वयं से करने की बात कही, लेकिन इससे पूर्व कृष्णा कुमारी का टीका
जयपुर के शासक को दिया जा चुका था। इसलिए जयपुर के शासक और जोधपुर के शासक में झगड़ा हुआ। आमिर खान ने पहले जोधपुर के शासक तदुपरांत आमेर के शासक का पक्ष लिया। अंतिम रूप से यह तय किया गया कि कृष्णा कुमारी से कोई विवाह नहीं करेगा और उसे जहर दे दिया जाएगा। फलस्वरूप 1806 ईस्वी में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया और जयपुर अथवा जोधपुर किसी भी महाराजा से उसका विवाह नहीं होने पाया। यह राजपूतों के इतिहास में काफी शर्मनाक घटना मानी जाती है, जिसने राजपूत शासकों की शक्तिहीनता को उजागर किया था। सवाल यह है कि, कि क्या राजपूताना के शासकों ने इन मराठों को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया? एक प्रयत्न किया गया था। 1734 ईस्वी में हुरड़ा नाम की जगह पर मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें जयपुर की तरफ से सवाई जय सिंह, मारवाड़ की तरफ से अभय सिंह, बीकानेर की तरफ से जोरावर सिंह, किशनगढ़ की तरफ से राज सिंह, बूंदी की तरफ से दलेल सिंह, नागौर की तरफ से बख्त सिंह, करौली की तरफ से गोपाल दास आदि शासकों ने भाग लिया। मराठों के खिलाफ संयुक्त प्रयास करने का यह पहला उदाहरण था और इसका उद्देश्य मराठों को भगाने के लिए संयुक्त रणनीति का निर्माण करना था। सम्मेलन में जो निर्णय हुए वे ये हुए कि वर्षा की ऋतु के समाप्त होने के पश्चात समस्त राजपूत शासक एक एक सैनिक टुकड़ी रामपुरा में भेजेंगे। उस सैनिक टुकड़ी के द्वारा मराठों के खिलाफ अभियान किया जाएगा और इस अभियान में मुगल सम्राट की मदद भी मांगी जाएगी। अगर मुगल सम्राट उनको मदद देंगे तो मुगल सम्राट के द्वारा मराठों के विरुद्ध किए जाने वाले अभियानों में राजपूत शासकों की तरफ से मुगल सम्राट को भी सहायता दे दी जाएगी। साथ ही यह निर्णय किया गया कि राजपूत सरदार आपस में शांतिपूर्ण रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक के खिलाफ झगड़े को सभी के खिलाफ झगड़ा समझा जाएगा। लेकिन हुर्रा सम्मेलन केवल कागजी कार्यवाही रह गया। वर्षा की ऋतु के खत्म होने के पश्चात किसी राजपूत शासक ने हुरडा रामपुरा में अपनी सेना नहीं भेजी। केवल मुगल सम्राट के द्वारा जो अभियान किया गया उसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा के शासक के द्वारा सैन्य टुकड़ियां प्रेषित की गई। इस अभियान के असफल होने का कारण यह था कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह, उदयपुर के महाराणा जगत सिंह और जोधपुर के शासकों के मध्य आपसी तालमेल नहीं था। इसके अलावा अब तक सवाई जयसिंह इस दिशा में प्रगति करने लगे थे कि मराठों को शक्ति के द्वारा नहीं दबाया जा सकता, केवल समझौते के माध्यम से ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए यह सम्मेलन असफल हो गया। इसके पश्चात राजपूत राज्य एक एक करके मराठों के प्रभाव में आते चले गए, जो हमने 4 उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखा। मराठों के इस हस्तक्षेप का, संसाधनों की लूट का राजपूताना के राज्यों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। प्रत्येक छोटे अथवा बड़े मामले के निर्णय के लिए राजपूत सरदार अथवा सामंत मराठों की शरण में जाने लगे। उनके संसाधनों का बहाव मराठों की तरफ हो गया। राजपूत शासकों का भयंकर आर्थिक शोषण हुआ, जो बाद में राजनीतिक प्रभुत्व में बदल गया। राजपूताना के अधिकांश राज्य सिंधिया और होलकर के अधिकार में चले गए। मध्य और पश्चिमी राजस्थान सिंधिया के अधिकार में गए। पूर्वी राजस्थान के राज्य होलकर के संरक्षण में चले गए। मराठों को संतुष्ट करने के प्रयासों में राजपूत शासकों के अपने संसाधन, अपना प्रशासन बिगड़ गया और एक स्थायी प्रवृत्ति संरक्षण की विकसित हो गई, जो पहले मुगल बादशाह की थी, अब मराठा सरदारों की थी और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई। इस प्रकार मराठों का राजस्थान में प्रभाव एक घातक प्रभाव के रूप में यहाँ पर स्थापित हुआ, जिसने एक प्रभाव को दूसरे प्रभाव की स्थापना में
ले जाकर छोड़ा। धन्यवाद।